जय हिंद। मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग दस्तक। आज इस लाइव में हम लोग बात करेंगे भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर। जो अमेरिकी आयोग है उसने जो अपनी रिपोर्ट में कहा है और जो रिकमेंडेशन किए हैं। दरअसल USCIRF जो है ये एक अमेरिकी संसद में बना हुआ एक कमीशन है जिसको 1998 में बनाया गया था। और ये कमीशन उस तरह से काम करते हैं, इनमें ये कोई बाइंडिंग नहीं है किसी पर। इसमें 9 कमिश्नर्स होते हैं जिसकी नियुक्ति वहां के राष्ट्रपति और कांग्रेस दोनों मिल करके करते हैं। और इसका काम है कि दुनिया भर में रिलीजियस फ्रीडम पर उस पर नजर रखना, उसको वॉच करना और उसके हिसाब से रिलीजियस फ्रीडम को बनाए रखने के लिए जो जरूरी चीजें हों अमेरिका जो कर सकते उसको रिकमेंडेशन देना अमेरिकी सरकार को, राष्ट्रपति को। तो ये उसका मोटे तौर पर ये दायरा है और इसमें वो अपना काम करता है। तो और दूसरी बात हम आपको बताएं कि USCIRF जो है ये इसकी कोई भी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है कि ये माना जाए कि इसने कर दिया है तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति को ऐसा करना ही पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा होता तो फिर बहुत सारी चीजें दूसरी तरह से होती। तो इसने जो है वो भारत को रखा है, ये कहा है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, इसमें रखा है इस कैटेगरी में। और इस कैटेगरी में जो दूसरे देश जिनको रखा गया है वो देश हैं चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया। तो ये देश उसमें रखे गए हैं जिसमें इन्होंने रिकमेंड ये किया है कि इन्होंने खुद रखा है और कहा है कि अमेरिकी सरकार प्रशासन इन देशों को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में रखे और इनके खिलाफ, मतलब इनको वहां पर रिलीजियस फ्रीडम की स्थितियां बेहतर हों, इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़े, जो भी कदम उठाने की जरूरत हो, उन्होंने कुछ कदम भी बताए हैं, वो उठाए, प्रशासन उठाए। और पहले जो है इससे पहले 2019 की रिपोर्ट में उन्होंने भारत को टियर 2 में रखा था, इस बार टियर 1 में ले आए। लेकिन खास बात यह है कि पहले टियर 1 टियर 2 दो अलग अलग होते थे, अब दोनों को एक ही कर दिया गया है। तो कोई ऐसा अपग्रेड इनको किया गया हो कि भाई भारत में बहुत ज्यादा 2019 से 2020 में चीजें ऐसी बढ़ गई हैं जिसके चलते उसे अब टियर 1 में ला दिया गया है, ये भी कहना पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसमें चीजें हैं इस तरह की जिसकी वजह से ये किया गया है। भारत ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है और बहुत कड़े शब्दों में, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में कहा है कि इट इज बायस्ड एंड टेंडेंशियस कमेंट अगेंस्ट इंडिया, ये उन्होंने कहा। और इसका मतलब ये कि एक तो ये पक्षपातपूर्ण है और दूसरा ये है कि एक जो चीजें चली आ रही हैं वो प्रवृत्ति मूलक एक कमेंट किया है उन्होंने। और ऐसा ये नहीं कि ये कोई नई बात हो, वो लोग करते रहते हैं, लेकिन इस बार जो बात कही है वो बात ज्यादा उन्होंने सीमाओं से निकल के या ज्यादा हाइटन टोन में कही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न मानते हैं और इसी तरह से इसे ट्रीट करेंगे। अनुराग श्रीवास्तव ने ये कहा है। अब इसकी रिपोर्ट को लेकर के, इस रिपोर्ट में एक खास बात यह है कि 2 बार भारत के गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र किया गया है और एक बार इस बात का जिक्र किया गया है कि अमित शाह ने जब कहा था कि जो माइग्रेंट्स हैं वो दीमक की तरह देश को चाट रहे हैं, उसका भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में
चीजें गिनाई गई हैं कि जो पर्टिकुलर इंडिया को लेकर के जो बातें कही गई हैं, उसमें उन्होंने ये बातें बताई हैं किस वजह से इसको कहा जा रहा है, पर्टिकुलर कंसर्न का देश किस वजह से कहा है। उसमें 2-3 चीजें उन्होंने मतलब जो पॉइंट्स लिखे हैं वो पॉइंट्स हैं CAA और NRC, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है काउ स्लॉटर लॉज, मतलब जो गौ हत्या रोकने वाले कानून हैं वो। और फिर तीसरा कहा है एंटी कन्वर्जन लॉज, जो धर्मांतरण रोकने के कानून हैं वो। और चौथा है रिलीजियस फ्रीडम इन जम्मू एंड कश्मीर। ये 4 चीजें इन्होंने इस साल के उसमें ये कही हैं। और अपने बैकग्राउंड में ये कहा है कि भारत में 79.8% हिंदू हैं, 14.2% मुस्लिम्स हैं, 2.3% क्रिश्चियंस हैं, 1.7% सिख हैं, 0.7% बुद्धिस्ट हैं, 0.4% जैन हैं। इसके अलावा छोटे छोटे ग्रुप्स भी हैं जिनमें पारसी, ज्यूज और भाई शामिल हैं। और ये नोट में इन्होंने लिखा है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिफाइंस द नेशन एज सेकुलर एंड प्रोटेक्ट्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ, including the right to proselytize. However, religious freedom is subject to public order, a vague phrase allowing the suspension of rights to protect social tranquility. This qualification was used to justify anti-conversion laws in 1977 Supreme Court case. ये जो स्टेन्स का मामला हुआ था उसको लेकर के द बीजेपी है चैलेंज द सेकुलर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज रिफ्लेक्टिंग हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी और हिंदुत्व। ये इसका बैकग्राउंड इन्होंने दिया है। अब इसको लेकर के जो एक बड़ा विवाद हो रहा है और इस पर जो बातें हो रही हैं, उन बातों में एक खास पॉइंट ये है कि 9 लोगों में 6 लोगों ने डिसेंट नोट दिया है। अब ये डिसेंट नोट क्या है और क्यों दिया है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। लोग इस पर बात कर रहे हैं कि डिसेंट नोट दिया है और डिसेंट नोट को देखा जाना चाहिए, लेकिन अधिकतर लोग खुद नहीं देख रहे हैं और डिसेंट नोट क्या है और उन्होंने क्या कहा है और डिसेंट नोट देने वाले लोग कौन से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो पहले हम इस पर बात कर लें, फिर हम इस पर आते हैं कि अपने देश में वाकई क्या स्थिति है। तो डिसेंट नोट 3 जिन कमिश्नर्स ने दिया है, उन कमिश्नर्स का उन कमिश्नर्स में सबसे पहले हैं, जिनका इस रिपोर्ट से ही मैं पढ़ रहा हूं इसे, गैरी एल बायर। ये इनके अपने व्यूज हैं। वो व्यू इन्होंने ये कहा है, I dissent from the decision of my fellow commissioners to recommend India the world's largest democracy for designation as a country of particular concern, placing India in a gallery of rogue nations in which it does not belong. इन्होंने बायर ने ये कहीं नहीं कहा है कि जो स्थितियां रिपोर्ट में बताई गई हैं वो गलत है। उन्होंने ये कहा है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और उसको नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान और चाइना की कैटेगरी में रखना ठीक नहीं है। और साथ में इन्होंने ये कहा है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे क्या है, इंडिया की स्थिति और खराब हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मान रहे हैं बायर साहब कि इंडिया की स्थिति खराब है, लेकिन जितना जो इसके लिए तरीका बताया जा रहा है, जो एक्शन बताया जा रहा है, वो एक्शन गड़बड़ करेगा। इन्होंने ये कहा है, अपने नोट में ये कहा है कि आई होप एंड प्रे इंडियाज लीडर्स विल रेसिस्ट द इंपल्स टू पनिश और रेस्ट्रिक्ट एनी ऑफ देयर सिटीजंस बेस्ड ऑन फेथ। ये लाइन इनको क्यों कहनी पड़ी, ये सोचने की बात। The United States should raise our concern over restrictions on religious liberty in all bilateral communications and negotiations with India, as allies do. I am deeply concerned that this public denunciation risks exactly the opposite outcome than the one we all desire. इनका कहना है कि जो हम रास्ता सुझा रहा है, कमीशन जो सुझा रहा है,
इस रास्ते से जिस तरह का नतीजा हम चाहते हैं उसका ठीक उल्टा नतीजा निकलेगा, इसलिए ऐसा किया जाना ठीक नहीं है। तो ये इन्होंने अपने डिसेंट नोट में कहा है। दूसरे जो सज्जन हैं जिन्होंने डिसेंट नोट दिया है वो है तेंजिन दोरजी। इन्होंने एक अलग तरह की बात कही है। इन्होंने कहा है कि मैं अपने कंसर्न सीएए को लेकर के और जो परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं जो उनको सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसको लेकर के मैं अपने कंसर्न एक्सप्रेस करना चाहता हूं। और मैं डिसेंट इसलिए कर रहा हूं, रिकमेंडेशन से डिसेंट इसलिए कर रहा हूं, इंडिया शुड बी डेजिग्नेटेड एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, इसके खिलाफ हूं मैं। इसकी वजह यह है कि इंडिया डज नॉट बिलोंग टू द सेम कैटेगरी अथॉरिटेरियन रिजीम्स लाइक चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। और फिर इन्होंने ये भी कहा है इट इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन इन द वर्ल्ड where CA has been challenged openly by the opposition Congress party and lawmakers, civil society and various groups. ये इनके रिकमेंडेशन के साथ सहमत न होने का आधार ये है कि यहाँ पर CAA के खिलाफ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो खड़ी हो रही हैं, सिविल सोसाइटी खड़ी हो रही है, वेरियस ग्रुप्स खड़े हो रहे हैं और ये लोग बड़े प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और यहाँ का प्रेस भी रिपोर्ट कर रहा है एंटी एंड प्रो सीए वॉइसेस। चीफ मिनिस्टर जो हैं स्टेट्स के वो लोग अपने हिसाब से तय कर रहे हैं, जैसे केरल ने कह दिया हम इसे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, या बंगाल ने कह दिया था। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रहा है। इंडिया इज फ्री एंड ओपन डेमोक्रेटिक सोसाइटी दैट अलाउज फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज, देयरफॉर इंडिया इज नॉट अ सीपीसी कंट्री। और इन्होंने फिर बैकग्राउंड दिया है कि बहुत पुराना देश है और मल्टी फेथ सिविलाइजेशन है, यहाँ कभी इस तरह की दिक्कत नहीं हुई, सेंचुरीज से कोएग्जिस्टेंस यहाँ चला आ रहा है। और इन्होंने ये कहा कि भाई जो तिब्बत के शरणार्थी हैं उन तक को वहाँ पर जो फ्रीडम मिली हुई है दूसरी जगह नहीं है, कहीं तिब्बत में ही नहीं है। और जो सीएए को लेकर के जो वायलेंस हुई है उसके अलावा ये भी देखने में आया है कि सिख्स, मुसलमान, हिंदू सब लोग एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के उसमें साथ खड़े हो रहे हैं। तो ये बात भी है और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की रक्षा कर रहे हैं। तो ये सब चीजें किसी ऐसी सोसाइटी में नहीं हो सकती जहां रिलीजियस फ्रीडम ना हो, इनका कहना, इनका आधार ये है। और उन्होंने कहा एज अ तिब्बतन रिफ्यूजी, खुद के लिए उन्होंने कहा है कि मैं तिब्बतन रिफ्यूजी हूं और उसके बावजूद इंडिया में पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता मुझे मिली हुई है, और जो तिब्बत में भी नहीं है और चाइना में भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ की जो पर्सनल पिलग्रिमेज पे गया था, जो बौद्ध साइट्स हैं वहाँ, और मैंने हिंदू, मुसलमान और अदर फेथ्स को भी वहाँ आते हुए देखा है और ये भी देखा है कि वो कैसे रिलीजियस फ्रीडम एंजॉय करते हैं। फिर इन्होंने कहा है कि इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स आर वाइटल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स एज आई एग्जिट USCIRF। दरअसल ये इनका कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। एज आई एग्जिट USCIRF as a commissioner, I highly recommend constructive engagement among India, the US government and USCIRF to advance mutual interest, including religious freedom and human rights। तो पूरी तरह से इन्होंने नकारा नहीं है, लेकिन एक तस्वीर जरूर इन्होंने, एक पॉजिटिव तस्वीर पेश की है कि वहां इस तरह खतरा नहीं है, क्योंकि वहां की पॉलिटिकल पार्टीज, विपक्षी दल खुल करके ऐसी चीजों के खिलाफ बोल रहे हैं, वहां की सिविल सोसाइटी बोल रही है, सिविल ग्रुप्स बोल रहे हैं और बहुत सारे संगठन बोल रहे हैं। इसलिए वहां पर रिलीजियस फ्रीडम को ऐसा खतरा नहीं है जैसा इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है। और तीसरे जो कमिश्नर हैं जॉनी मूर, इन्होंने कहा है कि आई एम ग्रेवली कंसर्न दैट पॉलिटिकल एंड इंटर कम्युनल स्ट्राइफ विल बी फर्दर exacerbated by religious tensions. Yes, yet I am also heartened that India remains the world's largest democracy, governed by a pristine constitution, and I am also encouraged that this great nation is a tremendous friend and ally of the United States. It is also a nation that is the very definition of diverse.
My hope and my prayer is that India is still young and prevailing democracy will give way to ever brighter future through these challenges for all of its citizens, whatever their religion or political affiliation. I am rooting for India's institution to draw upon her rich history in order to pull her through the present time. ये लाइन देखिएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन डिसेंट की बात की जा रही है, तीनों डिसेंट नोट में इस बात को तो स्वीकार किया गया है कि भारत में रिलीजियस फ्रीडम कहीं ना कहीं सिकुड़ रही है, और यह भी स्वीकार किया गया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि इसमें कहीं ना कहीं जो सरकार है और जो लोग सरकार चला रहे हैं, स्टेट है, उसका एक रोल है। लेकिन साथ ही ये उम्मीद जताई गई कि यहाँ जिस तरह की वाइब्रेंसी है, जिस तरह का इंटरफेथ एक बेस है देश का, जो माहौल है, जो एक कोएग्जिस्टेंस रही है सदियों की, इससे रास्ता निकल आएगा और ये लोग रास्ता निकाल लेंगे। इसलिए भारत को ऐसी कैटेगरी में रखने की जरूरत नहीं है जहां पर उन्हीं ताकतों को मजबूती मिली जो ताकतें रिलीजियस फ्रीडम को कर्टेल या खत्म करना चाहती। ये कुल मिलाकर के कहने का मतलब है। अब देखते हैं क्या क्या हुआ। ग्राउंड हम लोग यहां बैठे हुए हैं, वो लोग अमेरिका में बैठ करके देखते हैं। पहली बात तो ये है कि जब दुनिया में हम जिन वसूलों को मानते हैं, जिन पर चलते हैं, वो अगर मॉडर्न सोसाइटी के एक जो मॉडर्न सोसाइटी है, जो विकसित समाज है, जो सभ्य समाज है, उसकी वैल्यूज में आता है, तो हमारे समाज की जिम्मेदारी बनती है कि दुनिया में उन वैल्यूज को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करें। उनमें एक वैल्यू ये है कि समानता, उनमें वैल्यू है इंडिविजुअल फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम। इंडिविजुअल फ्रीडम में आ जाता है रिलीजियस फ्रीडम, अपॉर्चुनिटीज, ये बहुत सारी चीजें हैं, और रेस और इन सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। तो जब आप इस तरह के अपना समाज इस तरह का बनाते हैं और आपका समाज ये चाहता है कि दूसरे समाजों में भी ये इसी तरह के मूल्य, जिनको आप मानते हैं कि ये बेहतर मूल्य हैं, ये सभ्य समाज के मूल्य हैं, सभ्य समाज का तौर तरीका है, तो दूसरी जगहों पर भी ये तौर तरीके लागू होने चाहिए। तो ऐसे जो जैसे अपने यहाँ भी इस तरह की चीजें होती हैं, हम दूसरे देशों को डेजिग्नेट करते हैं। तो अमेरिका चूंकि एक अलग तरह का देश रहा है दुनिया में, मतलब उसे सपनों का देश कहा जाता रहा है, वहां पर हर तरह की फ्रीडम, हर दुनिया के हर कोने के नागरिक को वैसी फ्रीडम मिलती है जैसी अमेरिका के नागरिक को। व्यवहार रूप में 100% ना हो, लेकिन दुनिया में मैक्सिमम फ्रीडम अगर किसी धरती पर है तो वो 2 ही 3 देश हैं जहां पर है, और वो है अमेरिका है, वो फ्रांस है, वो एक लेवल तक ब्रिटेन है, और भी 1-2 जगह, बाकी नहीं है कहीं। तो अब अगर वो देश, वो समाज, वहां का स्टेट, जिसमें वहां की कांग्रेस भी आती, ये जो कमीशन है ये कांग्रेस के तहत, कांग्रेस और राष्ट्रपति मिलकर के इसका गठन करते हैं, और इसका गठन जो है 1998 में हुआ था, और इसके तहत हुआ था ये इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत। इसका आर्टिकल 18 है या कोई है, उसके तहत इसका गठन हुआ था। तो और इसका काम है दुनिया भर में रिलीजियस फ्रीडम को मॉनिटर करना, उसको बनाए रखने के लिए जो जरूरी उपाय हैं उन पर विचार करना, उनको बताना, और प्रशासन को इस समय समय पर इसके बारे में रिकमेंडेशन देते रहना, अमेरिकी प्रशासन। तो इसमें इस बॉडी को कंडेम करना और इस बॉडी को कहना कि भाई ये बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई खास मतलब, जैसे यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन आपने कह दिया, तो ये बात तो अनुराग श्रीवास्तव ने भी कहा है। तो इसका कोई खास मतलब नहीं है कि यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपके लिए यूजलेस होगा, ये बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए यूजफुल भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों के जो बेसिक मूल्य हैं उनको आगे बढ़, उन पर नजर रखने वाला और उनको मजबूत करने वाला भी हो सकता है। तो ये कहना, ये इस तरह से आउटराइटली ये कह देना कि यूजलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। पहली बात, हो सकता है हम इससे सहमत हों, असहमत हों, वो अलग इशू है।
लेकिन यूजलेस है ये कहना ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि अब अपने देश पर नजर डालते हैं। अपने देश पर आप देखिए, अगर हम पिछले लगभग 1 साल पर ही नजर डालें, 1 डेढ़ साल पर, तो क्या चीजें हुई। जो डेमोक्रेटिक तौर तरीका होता है उन तौर तरीकों को दरकिनार किया गया। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाते समय उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं था। जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनका कहीं उसमें वो शामिल थे क्या? उस डिसीजन में नहीं शामिल थे। उनकी असेंबली नहीं शामिल थी। और इस तरह से डेमोक्रेटिक उनको दरकिनार किया गया। दूसरा, जो डेमोक्रेटली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको जेल में बंद कर दिया गया। ये भी गलत रहा। हम अभी इस पर नहीं जा रहे हैं 370 हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए, इस पर दोनों पक्ष सही हो सकते हैं। हम इसके उस पर नहीं जा रहे हैं कि हटाना ठीक था या गलत था, 370 सही था या गलत था, इस पर नहीं जा रहे हैं। इसमें मेरा मानना है कि दोनों पक्षों के तर्क अपनी अपनी जगह पर सही हो सकते हैं, तो हम उसे मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक प्रक्रिया होनी चाहिए थी, जो प्रक्रिया संविधान एक तय करता है। जब भी आप कोई बदलाव करेंगे, लोगों से उनके अधिकारों को लेकर के कुछ बदलाव होगा, एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है उनको लेकर के कोई बदलाव होगा, तो वो लोग उस डिसीजन में शामिल होंगे। वो काम यहाँ पर नहीं हुआ। दूसरी बात क्या हुई कि इसको लेकर के लगातार झूठ बोला गया। तमाम झूठ अब सामने आ चुके हैं। तो इससे क्या होता है, दो चीजें समझ में आती हैं। एक चीज ये कि हमारी जो सरकार है, जो रूलिंग क्लास है, वो जनता से या लोगों से बहुत सारी चीजें छिपा रहा है। और दूसरी बात ये कि वो प्रोपेगेंडा भी कर रहा है, कि गलत चीजों को प्रोपेगेट कर रहा है, जो झूठ हैं, जो तथ्य आधारित नहीं है। जैसे फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर के संसद सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य हैं, उनको नजरबंद किया गया। लेकिन गृह मंत्री ने हाउस में कहा कि वो नजरबंद नहीं है और वो बीमार है, मैं उनके सिर पे बंदूक रख करके तो ला नहीं सकता हूं। ये उनका जवाब था जब किसी ने पूछा कि भाई कश्मीर से ही जो संसद सदस्य है वो हाउस में नहीं है, तो उन्होंने ये जवाब दिया। लेकिन हुआ क्या, निकला क्या? फिर उन्होंने जो डेटा दिए पाकिस्तान को लेकर के और बांग्लादेश को लेकर के, माइनॉरिटीज के, और किस तरह से माइनॉरिटीज खत्म हो गई, वो बिल्कुल कुक्ड डेटा थे। वो डेटा किसी ना पाकिस्तान के सेंसस उसे कंफर्म करता है, ना बांग्लादेश का सेंसस कंफर्म करता है, और ना अपने यहाँ जो स्टडीज हुई हैं वो उसे कंफर्म करते हैं। वो सब चीजें अलग बताती हैं, और जो होम मिनिस्टर ने डेटा दिया वो अलग डेटा दिया। फिर जिस तरह से होम मिनिस्टर बनने से पहले कैंपेन में जिस तरह से क्रोनोलॉजी समझाई, उस क्रोनोलॉजी से क्या चीजें निकल कर आई, क्या समझ में आया? उस क्रोनोलॉजी से ये समझ में आया कि हिंदुओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए सीए में जुगाड़ किया जा रहा है, और उन्होंने सीए के जरिए ये कर दिया। हालांकि उसमें बहुत सारे टेक्निकल मामले हैं और इतना आसान नहीं है जितना आसान सब हिंदू लोग ये समझ रहे हैं कि भाई वो अगर एनआरसी अगर हुआ और उसमें नहीं आ पाएंगे तो सीए के चलते उनको नागरिकता मिल जाएगी। ये शायद सरकार ने भी नहीं समझा होगा कि ऐसे दिक्कत आए, क्योंकि ये सरकार पहले कुछ कर देती है, उसके बाद सोचती है कि इसमें क्या चीजें गड़बड़ हुई क्या नहीं हुई, और फिर जो गलत हो चुका होता है उसको डिफेंड ही करने में अपनी वो समझती है कि भाई इसी में हमारी भलाई है और हमें यही करना चाहिए, क्योंकि एक बार हमने ऐसा बोल दिया तो एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलती रहती है सरकार। उसके एग्जाम्पल हैं, उसके एग्जाम्पल डिमोनेटाइजेशन है, उसका एग्जाम्पल मतलब नोटबंदी जो हुआ था वो एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल जीएसटी है, उसका एग्जाम्पल और भी बहुत सारे वो है। उसका एग्जाम्पल यही कोरोना पे भी जो चल रहा है चीजें इस समय, जिस तरह से एक गवर्नमेंट क्या कह रही है, उनके आकलन क्या कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं, हेल्थ मिनिस्टर क्या बोलता है, आईसीएमआर क्या बोलती है, तो ये सब बिल्कुल अगर इन सबको एक साथ रखकर देखें तो कहीं भी एक चीज नजर नहीं आती, सबका अलग अलग। तो इससे पता चलता है कि काम करने का तरीका क्या है।
फिर सीएए को लेकर के जो चीजें हुई, अगर लोग, डेमोक्रेसी में असहमति का अधिकार होता है, अगर असहमति कोई दर्ज कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे देशद्रोही करार दे देंगे। गोली मारने का पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से सभाओं में आह्वान करने लगेंगे। लॉ मेकर्स आह्वान कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर जो मंत्री हैं वो बोले, लॉ मेकर्स ये बोलने लगेंगे कि अब ये जो धरने पे बैठे हैं ये बलात्कारी हैं, आपकी बहू बेटियों का बलात्कार करेंगे। और फिर अभी जो तबलीगी जमात को लेकर के हुआ है, मैं इस बात से बिल्कुल वो हूं, तबलीगी जमात के लोगों ने लापरवाही की, लोगों ने गड़बड़ी की। उन लोगों को सामने आना चाहिए था जब ये चीजें साफ हो गई कि भाई कोरोना वहां पर कुछ लोगों को था, तो जो लोग थे उनको सामने आना चाहिए था, और खुद ही, हालांकि बहुत सारे लोग सामने आए भी हैं। और एक चीज और आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूंगा, जो तस्वीर मीडिया से हमें दिखाई देती है वो सही तस्वीर नहीं है, क्योंकि मीडिया उन्हीं चीजों को बताता है और उस तरह से प्रस्तुत करता है जो सरकार को ठीक लगे, जो सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं या पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल पार्टी है, सरकार भी छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल पार्टी को वो गुस्सा नहीं हो जाए, ये सारी कोशिश रहती है। और इसके चलते बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तथ्य नहीं सामने आते हैं। इसमें कई जगह ऐसा हुआ है जहां पर, वो चाहे हैदराबाद हो, वो चाहे बॉम्बे महाराष्ट्र हो, वो चाहे दूसरी जगहों पर भी, तमिलनाडु वगैरह में भी, कि लोगों ने जो तबलीगी जमात से लौट के आए, उन लोगों ने खुद ही अपने को क्वारंटाइन, जब ये पता चला तो क्वारंटाइन किया, अपने टेस्ट कराए, ये सब किया है। लेकिन ये खबरें तो आई नहीं। खबरें ये आई कि मस्जिद में छुपे हुए लोग पकड़े गए। मस्जिद में छुपे कैसे हो सकते हैं? ये भी एक सोचने की बात है। भाई अगर वो छुपे हुए थे तो किसी से उनका संपर्क नहीं रहा होगा, और अगर संपर्क नहीं रहा तो एक तरह से क्वारंटाइन थे, तो फिर उनका हाथ ये सब फैलाने में कैसे हो गया? ये लॉजिकल सवाल भी मीडिया को पूछने चाहिए थे। अगर सरकार ऐसा कह रही थी तो ये सवाल नहीं पूछे गए। खैर, तो इसके चलते क्या हुआ कि सरकार भी डेटा बताने लगी। सरकार ने डेटा क्यों बताया? ये डेटा क्यों आइसोलेट, वो अलग करके बताया कि साहब सेग्रीगेट करके कि ये तबलीगी जमात के इतने लोग हैं, इसमें 30% हैं, 33% हैं, जो भी, ये क्यों बताया गया? और फिर जिन लोगों ने फर्जी वीडियो सब चलाए कि ये कोरोना जिहाद हो रही है और थूक रहे हैं और चाट रहे हैं और इस तरह की चीजें और बिरयानी मांग रहे हैं और ये कर रहे हैं, ये सब वीडियो चले, इन पर कोई कार्रवाई स्टेट ने नहीं की, अब तक नहीं की है। और इनको आगे बढ़ाने वाले लोग कौन रहे? जिन पर यह जिम्मेदारी है कि वो इन सब चीजों को रोकें। जो पॉलिटिकल पार्टीज के सोशल मीडिया सेल्स हैं, आईटी सेल्स हैं, इनकी जिम्मेदारी क्या है? इनकी जिम्मेदारी क्या ये है कि ये सब फेक चीजें प्रोपोगेट करें। इनका काम ये है कि अपनी पार्टी के जो कार्यक्रम है, अपने पार्टी के जो विचार हैं, अपनी पार्टी, उनकी पार्टी अच्छा कर रही है, इस सब चीजों को प्रोपोगेट करें, और जो उनके विरोधी लोग हैं वो जो गड़बड़ कर रहे हैं उसको एक्सपोज करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा देंगे। मोटे तौर पर तो यही है। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? तो कुल मिलाकर के अगर देखें आज की तारीख में क्या स्थिति है, कट्टरपन के चलते ही देश का बंटवारा हुआ। लेकिन जो लोग कट्टर थे और जो धर्म आधारित राज्य चाहते थे वो लोग चले गए अपना हिस्सा लेकर के, और जो लोग नहीं चाहते थे वो लोग यहां रहे। तो बंटवारा ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने अपना हिस्सा ले लिया कि भाई इस देश के हम भी नागरिक हैं, हमें ये हिस्सा चाहिए, तो वो हिस्सा चला गया। एक हिस्सा तय हो गया, एक तरीका तय हुआ, उस तरीके से वो हिस्सा उन्होंने ले लिया, अपना देश चला रहे हैं, अपने हिसाब से चला रहे हैं, इस्लामी उसके हिसाब से। लेकिन भाई अब इस यहां पर जहां पर जो लोग रुके हैं वो इसलिए नहीं रुके कि यहाँ धर्म राज्य स्थापित किया जाएगा, यहाँ इस्लामी राज्य या हिंदू राज्य होगा, इसलिए नहीं रुके। तो फिर यहां पर दूसरी तरह से चीजें होनी चाहिए। ये सिर्फ मेरा कहना है। अब कमेंट्स पे देख लेते हैं, काफी लंबा हो गया।
फयाज खान साहब, सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जो जैसे हुए मजदूर हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था हो रहे है कि नहीं? भाई व्यवस्था देखिए, इसमें अभी तक तो कुछ ऐसा है नहीं। नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि उनके यहाँ के जो 17-18 लाख श्रमिक, ऐसा मोटा आइडिया वो आ रहा है, आंकड़ा आ रहा है, जो बाहर फंसे हुए हैं लॉकडाउन से पहले ना लौटे, और जब लौटे तो भी उनका पूरा वहीं पर जहां है वहीं पर जांच हो जाए, उसके बाद ही वो लौटे यहाँ पर। तो ये तो सरकारें चाह रही हैं। दूसरा क्या है कि इस पूरे मामले में सेंसिटिविटी जो है सरकार की वो कम है, और वजह है जिसके लिए उनका किसी को चिंता नहीं है। एसपी कुमार, भारत में जितनी जनता अधिक कोई देश में नहीं है। नहीं नहीं, आप पता नहीं आप कितने देशों के बारे में जानते हैं कुमार साहब, और कितने देशों में विजिट किए हैं, हमें नहीं पता है। लेकिन जिस तरह से अपने यहाँ अब जैसा होने लगा है, ये किसी देश में हमने, जो सभ्य देश हैं, जो डेमोक्रेटिक देश हैं, उनमें ये चीजें नहीं होती, और अमेरिका में नहीं होती हैं, ब्रिटेन में भी नहीं होती हैं, फ्रांस में नहीं होती हैं, जर्मनी में नहीं होती हैं, जो भी। हाँ, पाकिस्तान से आप कंपेयर करेंगे तो अलग बात है, आप जो है अफगानिस्तान से कंपेयर करेंगे तो अलग बात है, इराक से करेंगे तो अलग बात है, जो गल्फ के देश हैं उनसे करेंगे तो अलग बात है, अफ्रीकी देशों से करेंगे तो अलग बात है, चाड और सूडान और रवांडा, इन सब से करेंगे तो अलग बात है। लेकिन अगर आप सभ्य देशों से करेंगे, हाँ, और चाइना से करेंगे तो भी अलग बात है। लेकिन आप हमारा जो ये कुमार साहब कह रहे हैं, हम चाइना की तरह क्यों बनना चाहते हैं? चाइना तो कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां की सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, सिंगल पार्टी सिस्टम है वहां पर। हम उसी का प्रतिरूप जो है वो एक राइटिस्ट उसमें क्यों ले आना चाहते हैं? दुनिया में एक देश बता दीजिए जहां के लोग खुश हों और और वहां डेमोक्रेसी ना हो, एक देश बता दीजिए। भूटान जैसा छोड़ दीजिए, भूटान बहुत छोटा देश है, वहाँ डेमोक्रेसी है, बहुत एक लेवल की डेमोक्रेसी है, क्योंकि लोकल लेवल पर जिस तरह का वहाँ रहता है वहाँ का राजा उस तरह का राजा ही नहीं। लेकिन बाकी जो बड़े कंट्रीज हैं उनको बता दीजिए, नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए कहना भारत में जितनी स्वतंत्रता है कोई देश में नहीं है, ये वही लोग ये स्टेटमेंट दे पाते हैं या बहुत ही दम के साथ देते हैं जिनको दुनिया के जो डेमोक्रेसीज हैं उनमें क्या स्वतंत्रता है इसकी जानकारी नहीं, इसलिए वो ये स्टेटमेंट दे लेते हैं। उनको लगता है कि बस जो कुछ हो रहा है अच्छा वो भारत में ही हो रहा है, बाकी कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो शाहिद रजा, वेरी गुड। अदनान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अदनान, जय हिंद। नौमार शेख, सर आप बहुत ही सच्चाई से अपनी असली बातें कर रहे हैं, इसलिए बहुत हिम्मत चाहिए। अरे हिम्मत आप लोगों के साथ से दयानंद आर्य, किसी फल विक्रेता को अपने आप को हिंदू कहना या हिंदू सर्टिफाइड दुकान का बोर्ड लगाना धार्मिक स्वतंत्रता की श्रेणी में आना चाहिए या नहीं? दयानंद आर्य जी, पहले आप अपनी समझ ठीक कर लीजिए। आप एक एजेंडे के तहत आते हैं, ओपन दिमाग के साथ आइए, तब फिर बात हो सकती है। ऐसे जो एक एजेंडे के तहत आप आए और जो है यहाँ पर गोल पोस्ट बदल, जो जो बात हो रही है उसको छोड़ के किसी दूसरी बात करने लगे, ये सब बातें ठीक नहीं है। और एक तरीका होता है, जो हमने एक तरीका तय करा उसी तरीके से बात होगी, ऐसा नहीं कोई भी कुछ भी डाल दे और उस पर हम बात करने लगे। और ये आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, लेकिन आप इस बात को कह रहे हैं। फिर भी मैं आपको एक लाइन में जवाब दे देता हूं। आप अगर किसी भी शहर में जाइए, मुंबई, नॉर्थ में, सब जगह आपको मिलेंगे हिंदू होटल, मुसलमान होटल, जैन होटल, वैष्णव होटल। तो इस पर किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है विश्व हिंदू परिषद सर्टिफाइड, अनुमोदित, ये क्या है भाई? ये कौन सी संस्था आ गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसे रिकॉग्निशन है क्या? आईएसआई है क्या? ये जो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है वो है क्या?
कि वो अनुमोदित करेगा तो वहां से लोग लेंगे। ये चीजें गलत हैं। कल को जो है वो जमात अनुमोदित करने लगे कि जमात द्वारा अनुमोदित यहां से लीजिए। कल को जो है कोई एक वैसी AIM IM करने लगे कि साहब ये हम अनुमोदित कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी कहने लगे ये अकबरुद्दीन ओवैसी से अनुमोदित, यहां से सारे मुसलमान लें। मतलब देश है कि हम लोग मतलब कबायलियों की तरह रह रहे हैं। ये है इशू ये नहीं है जो आप कह रहे हैं। आप जाइए, मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपके पास आप जानना चाहते हैं चीजों को जमीन पर, आप दिल्ली से गढ़मुक्तेश्वर मुरादाबाद तक बाई रोड ट्रेवल करिए और आप देखिए किस किस नाम से होटल्स हैं और किस किस तरह से हैं। और आप ये भी देखिए, कभी जब हज यात्रा चल रही हो तब आप वहां जाइए और आप देखिए कैसे जो है, जो शिवा होटल है, वो होटल कैसे हाजियों के लिए विशेष इंतजाम करता है और लिखता है कि यहां ये इंतजाम है, सबसे बेहतर इंतजाम हमारे यहां है। ये देखिए, इस देश में जो लोगों की, जो रूलिंग क्लास है उनकी बात अलग है, जो आम आदमी है, आम आदमी कैसे आपस में मिल करके कैसे एक दूसरे के साथ चलता है, वो उदाहरण है उसके। उन उदाहरणों को खत्म मत करिए आर्या जी, खत्म करने की तरफ मत बढ़िए, उनको बढ़ाए जाने की जरूरत है। रिएक्शनरी मत होइए। और आप, मुझे नहीं पता कि आपका क्या कनेक्शन है, आप कौन हैं, लेकिन आप फिर अगर ऐसा करते हैं तो ऐसी ताकतों के हाथ, जैसे मुसलमानों में एक तबका ऊपर की ताकतों के हाथ खिलता है, वैसे ही आप हिंदुओं में जो ऊपर की ताकतें हैं जो कुछ इस तरह की चीजें करना चाहती हैं, उनके हाथों खेल रहे हैं। अगर आप इसकी बात करते हैं, इसका समर्थन करते हैं तो ना हमें मुसलमानों में वो चीज चाहिए, ना हमें हिंदुओं में वो चीज चाहिए। सबको बड़ी चिंता रहती है धर्म की। अभी एक निहंग ने एक ईसाई की हाथ काट दिया, याद है आपको? किसी ने इशू नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उससे उनको वोट नहीं मिलने वाले। ऐसा तो किसी उसने नहीं किया। और वो तो निहंग था, धार्मिक आदमी था, खाली उस धर्म से नहीं था, उस पंथ का नुमाइंदा था, उसने ये काम किया। लेकिन क्या इसे पॉलिटिकल किसी ने इशू नहीं बनाया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, ना भारतीय जनता पार्टी ने, ना कांग्रेस, ना किसी AIM IM ने, और ना खालिस्तानी या जो भी कह लीजिए, समाजवादी और बसपा और कम्युनिस्ट, तो किसी ने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया भाई? वहां पे तो धार्मिक कट्टरता दिखाई दी थी। ये चीज समझने की जरूरत है आर्य जी। अब ये गड़े जो बाल की खाल मत निकालिए दयाल जी, सवाल जो बात है वो मैं कह रहा हूं, उस पर आदमी ने ये लिख रखा था, इसीलिए वो इश्यू बना। न तो विश्व हिंदू परिषद कह देता हमने को सर्टिफाइड नहीं किया, इसने गलत किया, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैसे मेरे नाम का इस्तेमाल कर सकता है? अगर वो जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको ये कह देना चाहिए। तो उसने क्यों नहीं कहा? और उसके जितने लघुए भगुए हैं सब पिल पड़े। और माफ कीजिएगा, आप भी उसी तरह की हरकत कर रहे हैं। हो सकता है आप अनजाने में कर रहे हो, आप ऐसा ना चाहते हो, अनजाने में, नासमझी में ये सब कर रहे हो, लेकिन अनजाने में जो लोग, बहुत ढेर सारे लोग अनजाने में ही करते हैं, उनको लगता है ये अच्छी बात है। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि ये खेल जो खेल रहा है ऊपर बैठा हुआ, वो क्यों खेल रहा है और किसको फायदा उसमें हो रहा है। अमेरिका जब, मैं अमेरिका का बहुत ये नहीं हूं, अमेरिका की नीतियों का पक्षधर हूं, लेकिन अमेरिका ने जब दुनिया के हर जगह के लोगों का स्वागत किया, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी दी, सबको बराबर के अधिकार दिए, सबको बराबर का मौका दिया, तो वो देश एक अलग तरह का देश बना, अलग तरह का समाज बना, जिससे पूरी दुनिया ईर्ष्या करने लगी। हर आदमी चाहता कि मैं अमेरिका चला जाऊं। अब नहीं चाहता, पहले चाहता था। क्यों अमेरिका चला जाए?
क्योंकि वहां पर ये सब चीजें नहीं। इसी के साथ आज की बात खत्म करते हैं। आपका दिन शुभ हो और आप अपना ध्यान रखें, अपने बुजुर्गों और बच्चों और परिजनों का, परिवार का पूरा ध्यान रखें और कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे तनिक भी खतरा कोरोना का हो सके। कोरोना से बचाव का एक ही रास्ता है, वो रास्ता है आइसोलेशन का। ज्यादा से ज्यादा अलग रहे इस दौरान, और सरकार जो भी तौर तरीके बताती है, जो दिशा निर्देश हैं, उनका अक्षरशः पालन करें। ये बहुत जरूरी है। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।